नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हम पिछला टॉपिक जो पढ़ रहे थे भौतिक परिवर्तन, तो उसकी अभिक्रिया हमने समझ ली, उसके परिभाषाएं हमने समझ में आ गई और उसके अंदर होने वाले जो गुण थे वो भी हमें समझ में आ गए। लेकिन अब उसके उदाहरण देखते हैं। अब देखेंगे हम भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण। भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण, जैसे इसका एक उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे चुंबक का टूटना। क्या होगा? चुंबक का टूटना, या लोहे का चुंबक बनना। लोहे का चुंबक बनना। देखिए, सबसे पहला उदाहरण तो हमने लिया था जल का बर्फ में बदलना, बर्फ का गैस में बदलिए, बर्फ का जल में और जल का वापस गैस में बदलना। इसी प्रकार से अब अन्य उदाहरण ले रहे हैं हम, लोहे का चुंबक बनना, नौसादर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, उसका ऊर्ध्वपातन होना और शक्कर का पानी में विलय होना। तो अन्य उदाहरणों के अंदर देखते हैं, लोहे का चुंबक बनना NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड, और इसका साधारण सामान्य नाम होता है, इसको हम बोलते हैं नौसादर। क्या बोलते हैं? नौसादर, ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड। नाम याद रखिए, इसके लिए थोड़ा लिख लीजिए आप, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नौसादर का ऊर्ध्वपातन, ध्यान दीजिए। अब सर आप बोलोगे सर ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ये सबसे बड़ी समस्या आ गई कि क्या आ जाती है कि सर ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बार इसके उदाहरण लिख लीजिए, फिर आपको ऊर्ध्वपातन के बारे में भी बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला उदाहरण हो गया लोहे का चुंबक बनना, अमोनियम क्लोराइड अर्थात नौसादर का ऊर्ध्वपातन। इसके अलावा आप लिख सकते हैं शक्कर का पानी में विलय। शक्कर का मतलब आप ले सकते हैं चीनी, या नमक का पानी में विलय होना। शक्कर का जल में विलय, शक्कर का जल में विलय होना। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर आप बोलोगे सर इसके अंदर कैसे पता चलेगा कि सर ये भौतिक परिवर्तन है। तो ध्यान दीजिए, लोहे का चुंबक बनना, एक लोहे की छड़ लेते हैं, उसके सिरों से एक चुंबक, एक अन्य चुंबक लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसके छड़ों, लोहे की छड़ के पास बार बार, उसके सिरों के पास ऊपर नीचे हम बार बार उसको रगड़ेंगे या उसको पास में लेकर जाएंगे, तो वो लोहे की जो छड़ है वो क्या बन जाएगी? चुंबक बन जाएगी। धीरे धीरे आप देखते हैं कि वही छड़ लंबे समय तक अगर पड़ी रह जाए या उस बार बार उसको अगर रगड़ेंगे नहीं, तो वापस किसमें परिवर्तित हो जाती है? लोहे की छड़ बन जाती है, अर्थात उसका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड अर्थात नौसादर का ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है, कि यदि किसी ठोस पदार्थ को अगर गर्म किया जाए, क्या किया जाए? गर्म किया जाए, तो यहाँ पर NH4Cl क्या है? नौसादर को अगर हम गर्म करते हैं तो ये डायरेक्टली क्या होता है? ठोस अवस्था से बिना द्रव्य अवस्था में बदले। क्या बोल रहा हूं मैं? कि ठोस अवस्था से बिना द्रव्य अवस्था में बदले, सीधे ही किस अवस्था में आ जाता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना। ध्यान से सुना कि ठोस अवस्था से बिना द्रव्य अवस्था में बदले, किस अवस्था में बदलता है? गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। या हम बोल सकते हैं गैसीय अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदले बिना, किस अवस्था में? द्रव्य अवस्था में बदले बिना सीधे किस अवस्था में आ जाए? ठोस अवस्था में आना या ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा हमारी ये होगी, ठोस अवस्था से कोई भी पदार्थ, क्या ले लेंगे? कोई भी पदार्थ
या तत्व ले सकते हैं या यौगिक ले सकते हैं। कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मैंने बोला कि ठोस से सीधा किस में आएगा? गैसीय अवस्था में आएगा, और गैस से वापस ठोस अवस्था में आएगा। मैंने ये बोला कि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में अर्थात वो जलीय अवस्था में नहीं आएगा। किसमें जाएगा? डायरेक्टली गैसीय अवस्था में जाएगा। ठीक है, और गैसीय अवस्था से वापस किसमें आ जाए? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। अब आगे देखते हैं कि सर शक्कर का जल में विलय। आप सभी देखते हैं कि शक्कर को या चीनी को अगर हम पानी में मिलाते हैं, विलय कर देते हैं, तो किस अवस्था में आ जाती है? द्रवित अवस्था में आती है। पहले किस अवस्था में थी? ठोस अवस्था में थी। ठोस से किस में परिवर्तित हो गई? द्रवित अवस्था में परिवर्तित हो गई। अब उस कारण को हम क्या कर दें? हटा दें। अगर इसका उदाहरण देखें तो आप जो रसगुल्ले खाते हैं उसके अंदर जो चाशनी आती है, शक्कर आती है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो उसके अंदर उपस्थित जो उपस्थित जल था वो क्या हो जाता है? वाष्प होकर, जल क्या होता है? वाष्प बनकर क्या हो जाता है? उड़ जाता है, अर्थात वाष्पित हो जाता है। लेकिन क्या बचता है? नीचे शक्कर बच जाती है, अर्थात चीनी बच जाती है। तो आप सभी को पता चल गया कि शक्कर का जल में विलय करने से क्या होगा? उसकी केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अगर उस शक्कर और जल के विलय को अगर हम गर्म करेंगे, विलय को, तो वापस किस अवस्था में, अगर उसको गर्म करेंगे तो वापस किस अवस्था में आ जाएगा? ठोस अवस्था, अर्थात शक्कर में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम आगे देखें तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार से हमारा ये भौतिक परिवर्तन कंप्लीट हुआ। ध्यान दीजिए, इसके अलावा अन्य उदाहरण लिख सकते हो आप। नमक का जल में विलय होना, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ज्यादा ध्यान नहीं, इतने उदाहरण याद नहीं करने जितने ये आपको दिए लगेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। भौतिक परिवर्तन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। उदाहरण दीजिए, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो ध्यान दीजिए, रासायनिक परिवर्तन अर्थात ये वे परिवर्तन होते हैं जिनमें, परिभाषा बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना, ये वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थों के केवल क्या हो? रासायनिक गुणों के साथ साथ में उसकी अवस्था में भी क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। रासायनिक गुणों के साथ साथ में क्या हो जाए? उसके भौतिक परिवर्तन भी बदल जाए। अर्थात इसके अंदर क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर उसके गुण ही बदल जाते हैं, रासायनिक संगठन ही बदल जाते हैं, अर्थात एक नया पदार्थ ही बन जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा के अंदर वे परिवर्तन जो, ये इस प्रकार से ना लिखिए, आप इसको सरल भाषा में लिख लीजिए। पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन, पदार्थों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होना तथा उनकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन होना। साथ में देखिए, ये जो परिवर्तन होते हैं ये परिवर्तन स्थायी होते हैं।
ये परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब हो गया एक बार परिवर्तित हो गया जिस पदार्थ में वही बना रहेगा, स्थायी होते हैं। इसके अलावा स्थायी होते हैं, इसके अलावा कारण हटाने पर, जिस कारण से ये परिवर्तित हो रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, उस कारण को हटाने पर, कारण को हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ का निर्माण, पुनः प्रारंभिक पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। पुनः प्रारंभिक पदार्थ का ये निर्माण नहीं होता है। ठीक है। और इसके अंदर अन्य परिवर्तन, अगर अन्य देखें, ये परिवर्तन या इसको स्थायी होते हैं लिख दिया हमने, तो इसका अन्य उदाहरण लिख दीजिए। इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। अर्थात पदार्थों के अगर रासायनिक संगठन में ही परिवर्तन हो जाए, अर्थात उसके गुण ही बदल जाए, अर्थात एक नया पदार्थ ही बन जाए, तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अर्थात ये परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अर्थात स्थायी होने का मतलब हो गया इनके अंदर होने वाली अभिक्रिया, ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अब आप बोलेंगे सर ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? मैंने पिछले भौतिक परिवर्तन में आपको बताया था उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहाँ अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है ये केवल और केवल क्या होती है, एक ही दिशा में चले। क्या हो, केवल एक ही दिशा में गति करे। अर्थात अभिकारक से क्या बने, उत्पाद बने। अभिकारक से क्या बन जाए, अभिकारक से उत्पाद बन जाए। लेकिन जो उत्पाद बन गया उससे अभिकारक नहीं बनता है। क्या होता है, केवल अभिकारक से उत्पाद ही बनता है। अर्थात एक पूर्णतया नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ये होने वाला जो परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसका उदाहरण देखें, उदाहरण के रूप में देखें रासायनिक परिवर्तन के अंदर, जैसे सिंपल सी भाषा में अगर देखें, हम लकड़ी को जलाते हैं। क्या करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं या कोयले को जलाते हैं, तो किसमें बदल जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। जलाने का मतलब हो गया ऑक्सीजन से अभिक्रिया। देखिए, जब भी कोयले का दहन की प्रक्रिया आती है तो सबसे पहले कोयले का मतलब हो गया कार्बन। कोयले में क्या उपस्थित होता है, कार्बन होता है। ठीक है, उस कार्बन के लिए तो देखिए, कार्बन यहां पर मैं लिख रहा हूं ठोस है, सॉलिड अवस्था में, इसको मैं लिख रहा हूं कोयला प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक है, O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन। जब कोयले को जलाया जाता है या लकड़ी को जलाया जाता है तो ये पूर्णतः किसमें बदल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में बदल जाती है। ये गैसीय अवस्था में थी, ये सॉलिड अवस्था में था। तो देखिए, कोयला किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। लेकिन जैसे ही कोयले को जलाया गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। दहन की प्रक्रिया हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो जब कोयले को जलाया गया तो ये किस अवस्था में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद बन गया, अर्थात गैसीय अवस्था में। अगर हम देखें, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम वापस कार्बन और ऑक्सीजन क्या कोयला बना सकते हैं? लकड़ी को जलाने के बाद में, जो जलने के बाद में जो अवशेष बचता है, लकड़ी के जलने के पश्चात या कोयले के जलने के पश्चात आप देखते हैं क्या जो अवशेष बचता है, क्या उस अवशेष से वापस आप लकड़ी या कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यहां पर एक सिंपल सा उदाहरण आपके दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जलने के पश्चात जो अवशेष, राख जिसको हम बोलते हैं, वो प्राप्त होती है। उस राख से हम वापस क्या नहीं बना सकते हैं,
कोयला या लकड़ी नहीं बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और इसमें होने वाला जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस हम कोयला और ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं और कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। मतलब ये हो गया कि कोयले और दहन को, ये ऑक्सीजन की अभिक्रिया को, कोयले को जला दिया, अब जला दिया तो जला दिया, अब वापस जलाएंगे, उस कारण को हटा दिया जलाने को, तो क्या वापस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो जाएगा, कोयला बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर होने वाला जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है रासायनिक परिवर्तन के अंदर। साथ में इसके अंदर होने वाले जो परिवर्तन है वो स्थायी होते हैं और इसकी जो दिशा होती है वो एक ही दिशा में गति करती है, ये अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और बन जाता है, आप देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर बताइए, या इसके अलावा इसके अन्य उदाहरण ले तो आप ले सकते हो लोहे पर जंग लगना। क्या लिख सकते हो, लोहे पर जंग लगना। क्या लिख सकते हो, लोहे पर जंग लगना। देखिए लोहे पर जंग लगने का मतलब यहां इसका देखिए, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब जंग का अणुसूत्र होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, जो जंग होती है लोहे के ऊपर लगने वाली जंग होती है उसका अणुसूत्र होता है Fe2O3.3H2O। ठीक है, ये इसका अणुसूत्र होता है Fe2O3.3H2O। ये लोहे के ऊपर लगने वाली जो जंग होती है उसका अणुसूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है। इसके अलावा दैनिक जीवन में आपका सबसे अच्छा उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का, सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि दूध का दही में बदलना। कौन सा उदाहरण ले सकते हैं आप, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, सबसे सिंपल, दूध का दही में बदलना। दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना। आप सभी देखते हैं दूध का दही में, तो दूध दही में बदल जाता है तो क्या दही से वापस हम दूध प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अर्थात दूध से क्या बन गया, दही बन गया तो बन गया, अब वापस दही से हम दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, एक ही तरफ हुआ परिवर्तन, नया पदार्थ ही बन गया, रासायनिक गुण संगठन सब कुछ बदल गया। ठीक है, अब आप देखते हैं इसके अलावा उदाहरण देखते हैं, सब्जी का खराब होना। शाम को सब्जी बना दी, सुबह तक वो खराब हो गई, क्या उस सब्जी को बनाने के पश्चात हम वापस पहले वाले उसको वेजिटेबल्स में बदल सकते हैं, ताजा सब्जियों के अंदर नहीं बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से बनी हुई सब्जी का खराब होना क्या हो गया, उदाहरण हो गया किसका, रासायनिक परिवर्तन का। तो अब आगे हम इसका परिवर्तन किसमें बन रहा था, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर। तो मैंने आपको सभी लिखाए हुए कि देखिए पदार्थों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होना, उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन के अंदर अंतर देखिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर हो गया, रासायनिक परिवर्तन है वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, तीसरा अंतर है कारण। रासायनिक परिवर्तन में देखिए कारण को हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। उसके अंदर क्या था, कारण को हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता था। इसका उल्टा है उसके अंदर, इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन में, जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके चौथा, ये पांचवा जो अंतर है वो है ये अभिक्रिया, इसके परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, वो जो परिवर्तन होता है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के तहत होता है, अर्थात ये एक ही दिशा में गति करती है और वो भौतिक परिवर्तन के अंदर दोनों दिशाओं में गति करती है। अब आगे हम पढ़ेंगे, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में होगा रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, वो नेक्स्ट क्लास में होगी। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। आपके लिए आज इतना ही।